हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सी ए विवेक धर्मसी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर है। यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वॉइड एग्रीमेंट्स पर फोकस करेंगे और स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं agreement in a restraint of marriage, agreement in a restraint of trade, agreement in restraint of legal proceedings, and agreement the meaning of which is uncertain. इन चारों टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये पहले बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर हमने पहले ही बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इस पर पहले ही हमारे सारे वीडियोस बन चुके हैं। मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, यहां पर 4 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली एक्ट ही कहता है कि वॉइड है। मतलब अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट्स बनाने की कोशिश की तो इट विल बी वॉइड अब इनिशियो, दैट इज वॉइड सिंस द स्टार्ट। लॉ की नजर में उनकी जीरो वैल्यू है। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए वन बाय वन लेट अस स्टार्ट। क्या है ये एग्रीमेंट्स और क्यों इन्हें वॉइड किया गया है, और रादर इन एग्रीमेंट्स जब ऐसे आप कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ना, सबसे पहला इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। नाउ एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगा या तुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा, ऐसे एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ लूं, मिस्टर ए ने मिस बी को कहा कि आई प्रॉमिस कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा और किसी और से शादी नहीं करूंगा, फॉर विच मिस बी वॉज रेडी टू गिव, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज। नाउ 6 months डाउन द लाइन मिस्टर ए ने मिस सी से शादी कर ली। मिस बी ने कहा कि आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है जो हमारे बीच में हुआ था। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करोगे, जबकि आपने किया और आपने अब एग्रीमेंट, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, एंड आई विल सू यू इन द कोर्ट। But moral of the story, the conclusion is such agreement never got converted into contract. Such agreement never took the form of contract. Such agreement is a void agreement. इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर हाईलाइट भी कर रहा हूं, if a person being a major agrees for a good consideration not to marry, the promise is not binding and will be considered as a void agreement. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये सबका एक फंडामेंटल राइट है और आप एग्रीमेंट से किसी को किसी के साथ शादी करने से रोक नहीं सकते, या स्पेसिफिकली किसी को ये नहीं कह सकते कि तू कभी शादी करेगा नहीं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक आपको पूरी क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या होता है। याद रखना है, सेक्शन है 26, और जब कभी भी आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करें या जहां पर कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है, याद रखिए ऐसे एग्रीमेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलाउड नहीं है। कॉमन सेंस है, यहां पर अदर देन माइनर लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये हमारी पहले ही चर्चा हो चुकी है कि माइनर तो कोई भी तरह का एग्रीमेंट, फिर वो मैरिज का हो या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो, कर ही नहीं सकता। और स्पेसिफिकली आपको तो मालूम है, वेरियस स्टैट्यूटरी एंड वेरियस एक्ट्स और लॉज में तो पहली बात तो माइनर मैरिज ही नहीं कर सकता। श्योर अबाउट दिस? चाइल्ड मैरिज हो जाएगा। कमिंग इनटू द सेकेंड पार्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? यहां पर आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि तू तेरा प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस कर ही नहीं सकता। मतलब आपने किसी के ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाई है, आपने सामने वाले को स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में कहा है कि जो तू अब तक का बिजनेस कर रहा था तू वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। ऐसे एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। मैं अगर आपको एक एग्जांपल लूं, लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम इनटू एजुकेशन सेक्टर एंड आई रन अ कोचिंग क्लास, और लेट अस से मेरे सामने एक कोचिंग क्लास है और वो मुझे कहता है कि बॉस लेट अस एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, आई एम रेडी टू गिव यू 10 लाख रुपीज, and but in return, in consideration, you have to promise that you will never do teaching in your life. Now, even if I take this money, please make note of this, this agreement is void because कोई मुझे मेरे प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस करने से रोक ही नहीं सकता। आपके मन में यह आ रहा होगा, सर वो क्यों नहीं रोक सकता है, उसने आपको पैसे तो दिए हैं।
पैसे दिए हैं तो जनरल रूल कहता है रेस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स आर एक्सेप्टेबल। सर कोविनेंट्स का मतलब है कंडीशंस। सो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल अगर वो रीजनेबल हो विथ रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई कंपटीटर है जो मुझे कहता है कि आई विल पे यू 50 लाख रुपीस, बट लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं जिस सिटी में रहता हूं आप उस सिटी में 2 साल तक या 3 साल तक या 4 साल तक कोचिंग नहीं कर सकते सो एंड सो स्पेसिफिक सीए लेवल का, तो ये रेस्ट्रिक्शंस वैलिड रहेंगे क्योंकि इससे मेरा ब्रेड एंड बटर कमाने का जरिया सामने वाला नहीं छीन रहा है। ही इज नॉट डिप्राइविंग मी विद द लाइवलीहुड ऑफ द पार्टी बीइंग रिस्ट्रेन्ड। सो यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना विथ रिस्पेक्ट टू एरिया या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि भाई आप लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक है कंपनी, अल्कोहल बेस्ड कंपनी है, अल्कोहल बनाती है और उसने दूसरी एक अल्कोहल बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, तो और एग्रीमेंट में लिखा था कि आप अल्कोहल का बिजनेस पूरे इंडिया में अगले 5 साल तक नहीं कर सकते। दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज रीजनेबल। अब आप कहेंगे सर क्या रीजनेबल है, कितना टाइम तक चलेगा या कौन सा एरिया चलेगा, सिटी वाइज, टाउन वाइज, स्टेट वाइज? तो ये गाइस डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस बेसिस पर। ये डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में, कौन से प्रोफेशन में, कौन से बिजनेस में है, वहां पर क्या रीजनेबल है आपको उससे समझना पड़ेगा। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर बोलूं यहाँ पे 3 years भी मोर देन इनफ हो जाएगा बिकॉज देर आर मेनी पीपल इन दिस इंडस्ट्री एंड 3 years आर मोर देन इनफ। जिसका भी आप बिजनेस खरीद रहे हो, जिसका भी आप गुडविल पे कर जिसका बिजनेस खरीद रहे हो, कि उसको आप 3 years मार्केट से बाहर रखो एंड ही विल बी आउट। तो ये डिपेंड करता है कि सेक्टर में क्या रीजनेबल टाइम होना चाहिए, क्या रीजनेबल स्पेस रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एरिया रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बट सेक्शन 27 यही कहता है कि अगर आप ब्लाइंडली किसी को कह दोगे कि तू ये बिजनेस कभी नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में कभी नहीं कर सकता, देन इट विल बी वॉइड। क्लियर है? सो इफ द रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज फाउंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड। यहां पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एन एग्रीमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरर टू सेल ड्यूरिंग अ certain period is entire production to a wholesale merchant is not a restraint of trade। obviously यहां पर आपने बस एक एग्रीमेंट किया है कि मैं जो भी बनाऊंगा आपको बेचूंगा, इसमें कोई भी तरह का रिस्ट्रेंट नहीं है, सामने वाला आपको उसके पैसे दे रहा है। तो जस्ट बिकॉज एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन कहे जहां पर एक तरह से ऐसा बोला जा रहा हो कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए प्रोड्यूस करेगा या तू जो भी बनाएगा तू सिर्फ मुझे ही बेचेगा, दीज आर नॉट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। यहाँ पे आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू बिजनेस, ऑब्वियसली आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप पूरा आउटपुट मेरे लिए बनाओगे, आप जो भी बेचोगे मुझे बेचोगे। सो याद रखना है जब भी एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो ध्यान रखना है कि हम ब्लाइंडली ना बोल दे कि हाँ ये मुझे मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इनडिफाइनेट रेस्ट्रिक्शंस हैं या रीजनेबल है। अगर रीजनेबल है तो अलाउड है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? अब अगर आप देखेंगे व्हाट आर दी एक्सेप्शन, जैसे मैंने पीछे कहा, तो सबसे पहले एक्सेप्शंस में अगर हम बात करें तो पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। मतलब ऑब्वियसली अगर सेल ऑफ गुडविल है, आपने अपना गुडविल उसको बेचा है, तो वो तो आपका बिजनेस करेगा ही। आर यू गेटिंग दिस? और ये पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आप किसी का गुडविल परचेज कर रहे हो तो वो तो आपके नाम से बिजनेस करेगा ही। याद रखना है एक बार उसने आपको गुडविल का पैसा पे कर दिया तो आप उस फर्म का नाम कभी यूज नहीं कर सकते। याद रखना है आप, ये सब हमने वैसे भी उस पर्टिकुलर एलएलपी एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो देखा ही है। आप कभी भी कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते या कभी भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि भाई देखिए वो फर्म का कनेक्शन है, मैं वही फर्म चलाता था, अब मैं यहां पर हूं तो आप मुझसे परचेज कीजिए। प्लीज यू कैन नॉट डू दैट। सो इफ समवन हैज पेड यू गुडविल का पैसा, never ever show your connection with that particular firm, never use that name, never try to solicit the customers. That is something that has been clearly mentioned in act as well, that is partnership act. Now there can be some judicial interpretations जैसे trade combinations या सर्विस एग्रीमेंट्स हैं या सेल ऑफ एक्सक्लूसिव डीलिंग अरेंजमेंट्स एंड फ्रेंचाइजीज। तो मैं जैसे अगर एक एक बताऊं तो जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अगर ये पर्टिकुलर मेरी फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते एंड दैट इज वेरी मच वैलिड। आप अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं आपको सोनी का ब्रांड दे रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि आप मेरे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आई एम अ सोनी कंपनी और मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आई गिव यू द होल फ्रेंचाइजी टू सेल सोनी प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया।
बट देयर इज एन कंडीशन इन द एग्रीमेंट कि सोनी के प्रोडक्ट्स को छोड़कर आप ओप्पो वीवो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। तो कल जाकर आप ये नहीं बोल सकते दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। अरे भाई, यू आर गेटिंग दी सोल एंड द एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स, सोल फ्रेंचाइजी राइट्स, एंड ऐसे रेस्ट्रिक्शंस मैं आपके ऊपर पुट कर सकता हूं एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। आर यू गेटिंग दिस? सेकेंड इज सर्विस एग्रीमेंट्स। व्हाट आर सर्विस एग्रीमेंट्स? अभी ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई आप बड़ी पोस्ट पर अगर है, तो बहुत बार आपको कोई प्रमोशन दे रहा है, तो ऐसी जगह पर आप ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाते हो जहां पर उस बिजनेस के आपको ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना कि अगर आपने कभी जॉब छोड़ दिया तो आप अगले 3 साल तक हमारे कंपटीटर्स के यहां पर जॉब नहीं कर सकते। दीज आर ऑल वैलिड। बहुत बार ऐसी कंपनीज है, आई हैव आल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो 10 इयर्स एक कॉर्पोरेट में काम कर चुका है। जब 10 इयर्स वो कॉर्पोरेट में काम कर लेता है, मैं काफी बार मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एमबीए करने की गाय मत कीजिए, एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और अगर कंपनी को लगता है तो कंपनी खुद आपको फुल सैंक्शन पेड एमबीए प्रोग्राम करवाती है, एग्जीक्यूटिव 1 ईयर प्रोग्राम करवाती है, जहां पर आपको सैलरी भी मिलती है और आप अपनी फैमिली के साथ एक रेसिडेंशियल कोर्स कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा आईआईएम्स में भी एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं 1 ईयर के लिए। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि आपने हमारे साथ 10 साल तक काम किया एंड नाउ वी फील दैट यू आर फिट टू एंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, और इसीलिए वी थिंक कि आपने एक एग्जीक्यूटिव 1 ईयर का एमबीए कोर्स कर लेना चाहिए टू गेट अ नॉर्मल आइडिया, यू नो द स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। अब जबकि वो आपको ही पूरा खर्चा वो कंपनी बेयर कर रहा है, आपको 1 साल का सैलरी दे रहा है, तो वो तो आपसे एग्रीमेंट करेगा ही कि आप अगर ये 1 ईयर का एमबीए कोर्स करते हो तो उसके बाद आप प्रॉमिस करोगे कि आप हमारे पास और 10 साल कंटिन्यू करोगे और कहीं और नहीं करोगे। वो पागल तो है नहीं कि आपको एमबीए करवाए और आप प्लेसमेंट में कहीं दूसरी कंपनी के पास जॉब करने चले जाओ। तो उसका क्या मतलब? तो वो सर्विस एग्रीमेंट्स में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस तो पुट करेगा कि इफ आई एम गिविंग यू दिस फैसिलिटी, यू नीड टू वर्क 5 years मोर विथ मी, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर कंपनी, एंड दीज आर वैलिड एग्रीमेंट्स। This is everything valid. Are you getting this? The third is the trade combinations. What is trade combinations? Trade combination is mergers and acquisition. जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को अक्वायर करती है, राइट? और जब वो अक्वायर करती है, जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो वो दूसरी फर्म को बोलती है कि भाई आप यहां पर काम नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अगर हम रिसेंट में एक एग्जाम्पल लें, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया, राइट? अगर आपने, मुझे मालूम नहीं एग्रीमेंट में देखा है नहीं देखा, एग्रीमेंट में लिखा है स्पेसिफिकली, रिलायंस ने बोला है कि बियानी और उसका जो भी रिलेटिव्स है, वो पूरा ग्रुप है, दे कैन नॉट एंटर इनटू द रिटेल बिजनेस फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन सम स्पेसिफिक एरिया रेस्ट्रिक्शंस। ये पुट किया गया है, वरना तो बियानी फ्यूचर ग्रुप जो है पूरा बिग बाजार का, वो रिलायंस को बेच देगा और अगले दिन से नए ब्रांड से फिर से ओपन कर देगा। बियानी ग्रुप, दो इट वॉज इन डेट, आई हैव सीन इट, दे हैव दैट गुडविल। अरे भाई, दे आर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया जिन्होंने ये मॉल कल्चर सब चीजें लाई है, तो वो तो फिर से शुरू हो जाएंगे, अगले दिन से कोई दूसरा नाम से चालू कर देंगे। तो ऑब्वियसली जब एग्रीमेंट होता है, जब दो कंपनीज एक दूसरे को मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, तो ये तो रेस्ट्रिक्शंस लगते ही हैं, एंड दैट आर वेरी मच वैलिड। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप इन्हें नहीं बोल सकते कि एग्रीमेंट इन रिजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसीलिए ये पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं, हेडिंग है एक्सेप्शंस, जहां पर हर एग्रीमेंट को ब्लाइंडली ना बोल दें कि इट्स अ रिजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और मैंने आपको यहां पर सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देकर सारी बातें समझाई। अगर आपको चाहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, फिर से एक बार ये पूरा सुन लीजिए कि भाई कौन से एग्रीमेंट्स इन रिजिस्ट्रेशन रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो हमारी ये तो बात क्लियर हो गई कि देयर आर 2 थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड। फर्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि तू शादी नहीं करेगा, और करेगा तो मुझसे करेगा। और सेकंड इज एग्रीमेंट इन रिजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। क्लियर है? लेट अस गो विद एग्रीमेंट इन रिजिस्ट्रेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या होता है गाइस, मुझे बताइए, कल जाकर आपके साथ किसी ने धोखा किया, तो क्या ये आपके पास एक राइट नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं, आप उसके ऊपर केस फाइल करें? लेकिन लेट अस से फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट में कभी किसी ने आपके साथ एक कंडीशन ऐसी लिख दी कि कल जाकर अगर अपने झगड़े होते हैं तो तू मेरे ऊपर कभी भी कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जाएगा नहीं। बताइए, ये तो हमारी राइट वो छीन रहा है। मतलब ये एक तरह से वो ये कह रहा है कि इफ देयर इज अ ब्रीच, you cannot file a case against me, you cannot sue me in the court. Now that is absolutely wrong, and any such condition that is put is void ab initio. तो यहां पर आप देख सकते हैं, it is the one by which any party is restricting absolutely
from enforcing his right under a contract through a court of which abridges the usual period from starting the legal proceedings. तो याद रखना, कभी भी आप ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिख सकते कि तू मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करेगा या तू मेरे पे कभी केस नहीं करेगा या यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी. एनी सच एग्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस विल बी कंसिडर्ड एज void ab initio. श्योर अबाउट दिस. लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस क्या है? लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि कल जाकर अगर हमारे झगड़े होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे. यस, और आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन आएगा वो हमारे ऊपर वैलिड रहेगा. अब ऐसी कंडीशन डालना इज वैलिड. अब आपको भी मालूम होगा बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया में आने के लिए डरती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी में अगर अटक गए तो 10-15 साल, थोड़ा सा आपको तो मालूम ही है हमारे यहाँ पे कितने केसेस कितने सालों से पेंडिंग है. तो बहुत बार जब कोई फॉरेन कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्लियरली उसे पता है कि अगर वो ऐसा लिखेगा कि अगर आपका डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, खुद सेटल कर लेंगे, ये तो सब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन हो जाएगा. तो वो एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं कि अगर कल जाकर, पहली बात तो डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए, बट अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वी विल रेफर इट टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन अगर आप देखेंगे, सिंगापुर एज अ कंट्री इज स्पेसिफिकली अ न्यूट्रल वेन्यू जहां पर आर्बिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. आर्बिट्रेशन मतलब दोनों ही कंपनीज जो है वो एक थर्ड पार्टी के पास जाती है, अपनी प्रॉब्लम बताती है, and these are very much learned persons, learned firms, expert in their areas, and they will settle the dispute, and whatever the decision they give, irrespective of किसी भी पार्टी के फेवर में जाए, उसके हिसाब से आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो याद रखना है, अगर उन्होंने ऐसा कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम जो है आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ऐसे कंडीशंस वैलिड और ये चलेगा. Similarly, a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future is also valid, but such contract must be in writing. मतलब जरूरी नहीं है कि झगड़े होने से पहले ये आर्बिट्रेशन की कंडीशन लिखी जाए, झगड़ा होने के बाद भी अगर वो लोग म्यूचुअली राइटिंग में एग्री करते हैं तो भी ये वैलिड रहेगा. मैं यहां पर और एक पॉइंट नहीं है बट मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपने ऐसा कहीं लिखा ना कि अगर हमारा झगड़ा होता है तो इट विल बी वैलिड टू मुंबई जुरिस्डिक्शन ओनली, मतलब अगर आपका और मेरा झगड़ा होता है और आपको अगर कोर्ट जाना है तो आप कर सकते हो, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू मुंबई जुरिस्डिक्शन, इट विल बी सब्जेक्ट टू बॉम्बे कोर्ट. तो ये वैलिड है, याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप ऐसा बोलोगे ऐसे कैसे, मैं तो हरियाणा से हूं तो मैं तो वो कोर्ट में जाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है. अगर एग्रीमेंट में पहले से आपने जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई कर लिया है तो फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज इन नो वे कंसिडर्ड एज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ये सबको समझ में आ गया कि कभी भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना जहां पर आप सामने वाले को आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से रोक रहे हो, ये सारे ही ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड रहेंगे. Sure about this? And let us come to the fourth one, the meaning of which is uncertain. मतलब क्या आपके एग्रीमेंट में कभी भी अगर ऐसा कोई भी शब्द रहा जिसका मतलब कंफर्म नहीं है, जिसका मतलब के जिस वर्ड के दो मीनिंग निकल सकते हैं, जो सामने वाला कुछ और सोचेगा और आप कुछ और सोचोगे, या सर्टन नहीं है कि इस वर्ड का मतलब है ना ये है, ऐसे एग्रीमेंट्स में अगर ऐसे वर्ड्स होंगे तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा. एग्जाम्पल देखेंगे, द एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन बट द मीनिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, द एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, बट इफ इट इज नॉट देन इट विल बी वॉइड. अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल. अब गाइज यहां पर व्हाट इज ऑयल, ये खाने का ऑयल है, लगाने का ऑयल है. सो यहां पे लिखा है देयर इज नथिंग व्हाटसोएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज intended, and therefore the agreement is void for uncertainty, but the agreement would be valid if A was a dealer only in coconut oil, because यहां पर आप क्लियर मालूम है कि अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहां पर ऑयल इज कोकोनट ऑयल ओनली. क्लियर है? तो किसी तरह से अगर आप ये कंफर्म कर दें, सर्टन कर दें कि इसका मतलब तो यही होता है, इसका मतलब दो नहीं निकलता, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा. लेकिन अगर वो कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रॉपरली डिफाइन ना किया हो और बाद में उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाए तो याद रखना ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे. मैंने भी बहुत सारे क्लासेस का एग्रीमेंट किया और मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो हम लोग स्टूडेंट वर्ड का भी डेफिनेशन पुट करते हैं.
क्लास वर्ड का डेफिनेशन डालते हैं, फर्नीचर का डेफिनेशन डालते हैं। आप बोलेंगे सर फर्नीचर स्टूडेंट की क्या जरूरत है? अरे नहीं भाई, बाद में कोई भी वर्ड का दूसरा कोई मतलब निकाल ले तो फिर डिस्प्यूट्स इशू होता है। हम ब्रांच वर्ड यूज करते हैं, सामने वाला कल जाकर बोल सकता है कि यहां पर तो एग्रीमेंट में ब्रांच का मतलब मुझे लगा मेरी क्लास की ब्रांच, मुझे क्या पता कि आपकी क्लास की ब्रांच की बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पर हेड ऑफिस का क्या मतलब होगा, ब्रांच का क्या मतलब होगा, बुक्स का क्या मतलब होगा, स्टूडेंट का क्या मतलब होगा, ईच एंड एवरी वर्ड इज डिफाइंड। एग्रीमेंट में पहले 3 to 4 पेजेस आर स्पेसिफिकली टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वर्ड यूज इन एग्रीमेंट हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड। बाद में ये नहीं चाहिए कि भाई एग्रीमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग अनसर्टन थे और फिर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाए। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। तो आई होप यहां तक आपको ये 4 एग्रीमेंट्स एकदम अच्छी तरह से समझ में आए, और वो 4 एग्रीमेंट्स है इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एंड सच एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज uncertain. Sure about this. So within 20 minutes I've explained you 4 agreements only. Hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट डेली वीडियोस। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल को बराबर से देख रहे होंगे, या वीडियोस अगर आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आई एम अपलोडिंग 1, 2, 3 videos daily, and within a short span of time in the last 6 months we have almost uploaded more than 300 videos. So please टेक दैट बेनिफिट। अच्छी तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।